जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि साहब, आज से 10-12-15 साल पुरानी बात है। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग ने ट्रेन पकड़ी बनारस से। हम लखनऊ आ रहे थे, तो बनारस से लखनऊ की जर्नी ये कोई 5-7 घंटे की है। तो बनारस से हम बैठे तो हमारे साथ ही रेलवे के 2 ड्राइवर्स भी साथ बैठे, हमारे ही कोपे में आ गए वो। तो रेलवे ड्राइवर्स की ना एक अलग पहचान होती है। एक तो उनकी एक यूनिफॉर्म होती है, प्लस वो एक बैग ऐसा एक चमड़े का एक लिए रहते हैं, और वो उनका एक सिग्नेचर होता है कि ये सब ये रेलवे ड्राइवर हैं। और जो रेलवे के जो चेकिंग स्टाफ होता है वो अपने ड्राइवर्स का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बेचारा जो है 7-8 घंटे ट्रेन चला के आया है, तो अब ये रेस्ट करता हुआ वापस अपने घर चला जाए। तो वो सब ड्राइवर सब आगे बैठ गए, और तो मेरे बगल वाली सीट उन्होंने ले ली। और सब अपनी एक आदत है कि अपन जहाँ बैठते हैं वहाँ बातचीत शुरू हो जाती है हमारी। तो उनसे हेलो हाय हुआ और हमने उनसे बातें करना शुरू कर दी, और वो चूँकि रेलवे ड्राइवर थे तो मैंने उनसे रेलवे की ज़िंदगी पे, रेलवे ड्राइवर्स की ज़िंदगी पे, उनके अनुभव ऐसे बातें हम करने लग गए। तो आधा पौना घंटा मेरी वाइफ जो है वो सुनती रही, और फिर वो थोड़ी देर बाद जाके ऊपर वाली सीट पे सो गई। और तब हमारी बातें चलती रही। और मतलब आप ये सोचिए कि 6 घंटा बड़ा लंबा पीरियड होता है, और वो रेलवे की ड्राइवरी के ही अपने वो अनुभव सुनाते रहे, और मैं उनसे सवाल पूछता रहा। अंत में साहब लखनऊ आ गया। तो जब लखनऊ आ गया तो जब हम उतरने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई साहब बात ऐसी है कि यार जब बनारस में ट्रेन आई ना, तो मैंने ये सोचा था, मैं ना सारी रात गुड्स ट्रेन लेके लखनऊ से बनारस 9 घंटे में पहुंचा था। सारी रात मैंने ट्रेन चलाई थी, और मैं ये सोच रहा था कि ट्रेन आएगी तो मैं सोता हुआ लखनऊ आऊँगा। पर आपके साथ बातें करने में ये 6 घंटे कब बीत गए, और आप समझ लीजिए कि मुझे 1 सेकंड नींद नहीं आई, और देखिए बनारस आ गया। अब क्या, चलिए मैं घर जाके सोऊंगा। तो साहब हम उतर गए। तो मेरी पत्नी बोली कि भाई गॉड, तुम कितने चेंटू आदमी हो यार। मतलब उस ड्राइवर के बेचारे के सिर हो गए, और कितनी बातें तुम करते हो भाई, कितने सवाल पूछे। मैं तो मतलब सुनते तंग आ गई, पर तुम नहीं आए तंग। तो तब अपना ज़िंदगी का ना एक फ़लसफ़ा रहा है कि अपनी जो समझ का जो कटोरा हो ना, भगवान ने ना यहाँ पे एक कटोरा दिया है, उसको हमेशा खाली रखो, ब्लैंक। अगर वो कटोरा पहले ही पानी से भरा है, तो अगर बरसात की एक बूंद भी अगर गिरेगी ना, तो उसमें नहीं जाएगी। क्योंकि वो तो पहले से ही भरा है। इसलिए अपनी समझ का कटोरा एक तो हमेशा खाली रखो, और उसको उल्टा मत रखो, हमेशा सीधा रखो, रिसेप्टिव मोड में रहो। और उससे क्या, ज्ञान जो है ना वो दुनिया में बिखरा पड़ा है। ये आपको ज्ञान देने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ आएगा, या कोई बहुत बड़ा आचार्य आएगा, या कोई बहुत बड़ा PhD साइंटिस्ट आएगा, उससे आप ज्ञान लेंगे। वैसे नहीं मिलता है ज्ञान सर। ज्ञान तो पूरी दुनिया में आपके इर्द गिर्द बिखरा हुआ है, आपको उसको समेटना होता है और सहेजना होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ से, किस व्यक्ति से क्या ज्ञान ले लेते हैं। मैं आपको एक और छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ। हम लोग ना पटियाला में रहते थे। ये अभी आज से तो कोई ज़्यादा नहीं, 3-4 साल पुरानी बात है। तो NIS पटियाला जो है वो बहुत बड़ा कैंपस है, और महाराजा पटियाला जो थे, महाराजा भूपेंद्र सिंह जी, उनके बेटे थे महाराजा यदवेंद्र सिंह जी। तो उन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ तो वो अपना महल जो था, राजमहल, वो भारत सरकार को दान दे दिया था, और इस शर्त पे दिया था कि अगर आप यहाँ पे राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS खोलेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये महल और ये करीब 500 एकड़ ज़मीन है वो उन्होंने दान दे दी।
तो उसमें सब वो NIS, तो वहाँ सब देश भर के खिलाड़ी और देश भर के स्टूडेंट्स आते हैं। वहाँ कोचिंग का कोचेस बनाने का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे पढ़ाई होती है। तो अब चूँकि वहाँ पे एट अ टाइम वहाँ पे 500-700 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमेशा रहते हैं। तो तब वहाँ पे ना NIS के गेट के ठीक सामने एक कॉबलर बैठते हैं, उनका नाम है राधे श्याम। और तब राधे श्याम जी की एक खासियत है कि वो एडिडास, नाइकी, रीबॉक, पूमा और एशिक्स टाइगर का कैसा भी जूता हो वो उसको रिपेयर कर देते हैं। अगर उसकी जाली फटी हुई है तो उसको ऐसा बदल देते हैं कि आप पहचान नहीं सकते कि ये वही जूता है। ये उनकी खासियत है। वो एकदम एक सामान्य, जैसे सड़क के किनारे मोची बैठता है, वो सड़क के किनारे एक छोटा सा उनका अड्डा है, ठिया है। और राधे श्याम जी की साहब एक और ख़ासियत है कि खिलाड़ी वहाँ पे आते हैं कोचिंग लेने, तो वहाँ आके अपने शूज़ रिपेयर कराते हैं। खिलाड़ियों के साथ साथ एक प्रॉब्लम है कि खिलाड़ियों के जूते बहुत महंगे होते हैं। अब साहब किसी का रेसलिंग शू है 6,000 से शुरू होता है, 6,000 से लेकर 15,000 तक का रेसलिंग शू होता है। उसी तरह जो स्पेशल जूते होते हैं, जैसे बास्केटबॉल प्लेयर्स के जूते वो अलग होते हैं, वॉलीबॉल प्लेयर्स के जूते अलग होते हैं और बड़े महंगे महंगे आते हैं। सब मुझे लगता है बास्केटबॉल का शू तो 15-20 हज़ार से शुरू होता होगा। तो इतना महंगा सब आपने अपनी स्पोर्ट्स का अपना, और वैसे भी जनरल ट्रेनिंग के लिए आपने अपने जॉगर्स लिए, और 5,000-6,000 का जूता वो जरा सा फट गया, उसकी जाली फट गई, तो अब 6,000 का जूता सर 15,000 का जूता फेंका नहीं जाता। तो राधे श्याम जी उन जूतों को रिपेयर कर देते हैं और ऐसा कर देते हैं कि आप पहचान नहीं सकते कि ये वही जूता है। तो जब खिलाड़ी NIS से चला भी जाता है ना, तो वो भी राधे श्याम जी का एड्रेस लेके रखता है और राधे श्याम जी को कोरियर से हर रोज़ 2-4-5 पेयर ऑल ओवर इंडिया से शूज़ आते हैं पुराने, कि राधे श्याम जी ये है और आप पैसे बता दीजिएगा, मैं पैसे डलवा दूंगा। और वो सब रोज़ाना 5-7 शूज़ जो है वो रिपेयर करके कोरियर करते हैं। और राधे श्याम जी की अगर मैं कमाई आपको बता दूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। राधे श्याम जी औसतन एक दिन में 3,000 से लेके 5,000 रुपये रोज़ कमाते हैं। और हमने तो खुद, मैं तो जहाँ पे राधे श्याम जी का अड्डा उनके ठीक सामने पहलवान केसर सिंह जी का अखाड़ा है और उस अखाड़े में हम रहते थे, तो हमारा तो दिन रात राधे श्याम से दुआ सलाम होती थी। बच्चे बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनको, स्पोर्ट्स जगत में बहुत रिस्पेक्ट है उस आदमी की। और मैं तो आता जाता वैसे ही उनके पास घंटों बैठता था, और इतनी यारी दोस्ती, जान पहचान, दुआ सलाम के बावजूद भी राधे श्याम जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि दादा प्लीज़ यार थोड़ा सा जल्दी रिपेयर करते हो ना। तो जब उनसे प्लीज़ 4 बार हम उनको रिक्वेस्ट करते थे, तब कहते थे अच्छा अगले हफ्ते ले लेना। मतलब 7 days इज़ द मिनिमम वेटिंग पीरियड अगर आपको अपना शूज़ रिपेयर कराना है। अदरवाइज द स्टैंडर्ड टाइम इज़ 4 weeks। अगर आज आप उनको जूता दीजिए तो बोलेंगे जी अपना फ़ोन नंबर लिखा जाओ, जूते के ऊपर कहीं कोने में लिख जाओ, 4 हफ्ते बाद फ़ोन कर लेना। तो सब एक दिन मैं और मेरी वाइफ, मेरी वाइफ हमसे मिलने आई हुई थी, तो हम लोग वहाँ से निकले। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम जाओ अपना काम कराओ। और तब मैं वो राधे श्याम जी के पास बैठ गया और वो 3 घंटे बाद वापस आई। तो मैं 3 घंटे बाद भी राधे श्याम जी के पास बैठा हुआ था और राधे श्याम जी से ही गप्पे मार रहा था कि जूता कैसे रिपेयर करते हो, क्या होता है। मतलब मैंने पूरा, उस दिन बस अपने हाथ से जूता नहीं काटा, बाकी मैंने पूरी नॉलेज उनसे ले ली। फिर साहब मेरी धर्मपत्नी है, बोले तब से यहाँ राधे श्याम के पास बैठे हो? मैं कहा हाँ। मैं कहती आपको कोई और काम नहीं है? मैंने कहा यार वो इतना बड़ा कलाकार आदमी है, आप लोगों को वो कॉबलर लगता है, तो फॉर मी इज़ एन आर्टिस्ट। और अपनी स्किल, अपनी कला के प्रति उस आदमी का समर्पण देखो ना। और ही इज़ अ क्राफ्ट्समैन। और मैंने कहा काश मैं ये स्किल इनसे सीख पाता। और सब 3,000 रुपये जूते गांठ के सिल लेना, आपको क्या लगता है मामूली बात है? आप बताइए ना, जो लोग 16-18 क्लास पढ़ के और 20 से 25-30 लाख रुपया, 40 लाख रुपये अपने एजुकेशन के खर्च के, आज उनको 20,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही है। एक आदमी जूते गांठ के, जूते गांठने की स्किल कितनी देर में, कितने दिन में सीख लोगे सर आप?
आप बताओ, अगर आपको एज अ स्किल इसको लर्न करना हो, कितने दिन का काम है। खैर, तो साहब हमने तो 3 घंटा राधे श्याम के पास बिता दिए और उनसे वो कॉबलिंग की आर्ट उनकी देखते रहे, उनसे बातें करते रहे। अच्छा, फिर उन्होंने पीटी उषा के किस्से सुनाए मुझे कि वो पीटी उषा थी, बड़ी अच्छी थी, अभी भी वो कई बार मुझे फ़ोन करती है। अब भी पीटी उषा की एक एकेडमी चलती है ना केरला में, और आज भी उनके यहाँ से 20-20 जूतों के बंडल्स आते हैं राधे श्याम जी के पास रिपेयर होने के लिए। तो वो ना मुझे पुराने खिलाड़ियों के किस्से बताया करते थे कि कैसे नवजोत सिंह सिद्धू के किस्से बताते थे, और पटियाला इज़ हब फॉर इंडियन क्रिकेट का बड़ा अच्छा श्रेय है। उन्होंने इतने सारे मुझे किस्से सुनाए। सर बात वही है कि सीखने के लिए ना ये दुनिया जहान में राधे श्याम जैसे लोग पड़े हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ज़िंदगी में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो कोई PhD साइंटिस्ट ही आके आपको सिखाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। नॉलेज तो बिखरा पड़ा है साहब, लेने वाला चाहिए। तो साहब इसी राधे श्याम जी से जुड़ा हुआ एक किस्सा में, आप बारिश हो रही तब देखिए, इसलिए मैंने जैकेट पहनी हुई है, इट्स रेनिंग हियर मनाली में। तो साहब मेरे एक दोस्त हैं, तो उनके बेटे ने साहब बीटेक किया और मतलब बड़े परेशान से थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहते यार बच्चे की नौकरी नहीं लग रही। तो मैंने कहा यार मैं एक आइडिया दूं? कहते हाँ दो। अच्छा, वो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, मेरे मित्र जो है वही साई कोच। तो मैंने उनसे कहा कि वो राधे श्याम नाई वाला याद है? मैंने कहा अपने लड़के से बोलो वो स्किल सीख ले, और राधे श्याम नाई जिस काम को मतलब सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठ के करता है, उसको वो ऑनलाइन करना शुरू कर दें और अपना एक बढ़िया सा शोरूम खोलें और स्किल्ड मैन पावर रखें, और ख़ुद भी उनको वो काम आना चाहिए। तो 6 महीना राधे श्याम से सीख लें और इसी काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में करें। तो इंडिया में साहब कितने करोड़ लोग हैं आज जो कि नाइकी रीबॉक के महंगे शूज़ पहनते हैं ना, तो उन सबके शूज़ में रिपेयर चाहिए होती है, और ऐसा राधे श्याम हर शहर में तो मिलता नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन प्रचार करेंगे तो आपके पास तो साहब 100-200 जूता रोज़ आएगा, और अपना खुद करिए और अपने स्टाफ से कराइए। और हर राधे श्याम जी एक शू की रिपेयर एवरेज जो सबसे कम जिसमें काम होता है उसके 300 रुपये लेते हैं, और जाली बदलने के 300 से लेकर 600 रुपये के बीच में लेते हैं। और जो स्पेशल जूते होते हैं जैसे बास्केटबॉल शूज़ और ऐसे रेसलिंग शूज़ जो जिनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनका तो रिपेयर हज़ार रुपये तक लेते हैं। तो मैंने कहा सोच के देखो यार, इफ़ राधे श्याम कैन डू इट, तो आपका बेटा तो पढ़ा लिखा है, इज ए मैकेनिकल इंजीनियर, ही कैन डू इट इन अ मच बेटर वे in a very big way। अब उन्होंने मेरी तरफ में ऐसे करके देखा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब जैसे मैंने उनका कौमार्य भंग कर दिया हो। तो मैंने कहा यार तुम तो नाराज़ हो गए। तो तब फिर मैंने यही सेम आइडिया फेसबुक के अपनी वॉल पे एक स्टोरी में लिख दिया। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने ना मुझे कमेंट किया, नहीं यार दादा यार आइडिया तो आपका बड़ा रेवोल्यूशनरी है। तो तब बात वही है कि ज्ञान लेने में और स्किल सीखने में किसी किस्म की ना तो शर्म होनी चाहिए आपको, और लोग कहते हैं ना तब हीरा तो अगर नाली में भी पड़ा हो ना तो उसको भी उठा लेना चाहिए। तो सर नॉलेज लेने में शर्माइए मत, ये मत देखिए कि आप किससे नॉलेज ले रहे हैं। आज आपका गुरु कौन है? गुरु कोई भी हो सकता है, एनीबडी जो किसी भी फील्ड में आपसे ज़्यादा जानता है, वो चाहे कितना ही बेचारा छोटा आदमी हो, कितना ही गरीब आदमी हो, किसी भी फील्ड में जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा जानता है उसको गुरु बना लो और उससे जो कुछ ग्रहण कर सकते हो कर लो। लोग पूछते हैं ना हाउ टू ग्रो इन लाइफ, हाउ टू ग्रो इन माई करियर। सर ज्ञान का जो घड़ा है ना वो ऐसे ही बूंद बूंद के भरता है, अनुभव ऐसे ही धीरे धीरे आता है। सर अनुभव आता नहीं है,
अनुभव चुनना पड़ता है। कोई और होता तो उस 6 घंटे की ट्रेन जर्नी में सो के बिता देता, कोई सिनेमा देख लेता। तो हमने उस ड्राइवर साहब से बातें की और दुनिया जहान की बातें की, और मुझे लगता है कि आज मुझे उस ड्राइवर के बाद जो गाड़ी चलाने का ना बहुत सारा नॉलेज जो है उनसे मिला। तो सब वही बात है, नॉलेज लेते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए, नित्य नई स्किल्स सीखते रहिए। क्या पता कब काम आ जाए, क्या पता कब किसी और को देनी पड़ जाए, क्या पता कोई और आपको अपने से बेहतर पात्र मिल जाए जिसको आप वो नॉलेज और वो स्किल दे सकते हैं। किसी को देने के लिए सीख लीजिए, खुद बेशक मत इस्तेमाल करिए। कोई नॉलेज कोई स्किल ले लीजिए, क्या पता कल को किसी को देना पड़ जाए। और इसी तरह आप जीवन में ग्रो करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।